नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में रामकृष्ण भवन के निर्माण की मांग की है, जहां हिंदू धर्म के साधु संतों के साथ छात्र और छात्राएं आकर पढ़ाई कर सकें। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा की थी, जिसमें उन्होंने पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल के निर्माण में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके बाद बीजेपी ने भी पटना में रामकृष्ण भवन के निर्माण की मांग रख दी है। सभी जिलों में वक्फ बोर्ड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की और उस बैठक में कई सारे निर्देश भी दिए और उन्होंने पटना में जो अंजुमन इस्लामिया हॉल बन रहा है उसके काम में भी तेजी लाने की बात कही और वक्फ बोर्ड का जो बहुउद्देशीय भवन है उसमें भी निर्माण तेज करने को कहा है। हरिभूषण ठाकुर बचौल हमारे सर बीजेपी के विधायक। सर, मुख्यमंत्री ने कल समीक्षा बैठक के दौरान ये सब निर्देश दिए हैं। देखिए, अंजुमन इस्लामिया हॉल भी बने, हज हाउस भी बना है, लेकिन उसी लेवल का रामकृष्ण भवन भी बने। आप धार्मिक न्यास बोर्ड का ऑफिस जाकर के देख लीजिए, अपने भाग्य पर रो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों को बराबर मान सम्मान दे करके, और जब हम 80% की आबादी हैं, 80% टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे धर्म के प्रति 80% खर्च होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या? मतलब आप आरोप लगा रहे हैं? एक तरीके से आरोप नहीं लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं। सरकार में हम हैं, हम मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सभ्यता और संस्कृति की बात करती है और उसको उठाने की बात करती है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि अंजुमन इस्लामिया हॉल जिस तरह से आप बनवा रहे हैं, उस तरह पटना में एक रामकृष्ण भवन भी बनना चाहिए, और उसमें जो इधर के सनातन धर्म के लोग हैं उनको रहने के लिए ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसा लेकिन हो नहीं पाया है पटना में? हम लोगों ने इस तरह का भवन कभी देखा नहीं। अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन मेरा आग्रह निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि बने रामकृष्ण भवन, एक भव्य यहाँ बनना चाहिए। तो ये इस तरह की जो बातें होती हैं, जो मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिया है, तो ये आपको क्या लगता है कि इस तरीके से फैसला क्यों किया जाता है? ये सब वोट की दृष्टि से किया जाता है। तुष्टीकरण है, सबका न्याय होना चाहिए। सभी धर्मों को बराबर के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। किसी का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। सबके लिए न्याय बराबर होना चाहिए। सभी धर्मों का मान बराबर होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से अगर अंजुमन इस्लामिया हॉल बन रहा है तो रामकृष्ण भवन भी बनना चाहिए। तो पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल बन रहा है तो रामकृष्ण भवन भी बनना चाहिए, ये डिमांड किया है बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने, और उन्होंने आरोप भी लगाया है कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बाद अब बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी पटना में अंजुमन इस्लामिया भवन के तरह ही हिंदुओं के लिए रामकृष्ण भवन का निर्माण कराए जाने की मांग की है। उन्होंने हिंदू साधु संतों और हिंदू छात्र और छात्राओं की पढ़ाई और साधना के लिए इस भवन के निर्माण की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी। समझते हैं कि माननीय विधायक जी जो डिमांड की हैं वो बिल्कुल सही डिमांड है उनका। हमारे पटना में, राज्य में कहीं इस तरह का कोई संस्थान नहीं है हिंदुओं के नाम पर। ये राम के नाम पर या श्री कृष्ण के नाम पर या गौतम बुद्ध के नाम पर कुछ इस तरह का निश्चित रूप से एक बड़ा संस्थान होना चाहिए, जहां पर जो हिंदू धार्मिक लोग हैं या फिर छात्र छात्राओं के लिए भी वहां आने का, रहने का, ठहरने का एक अच्छा बंदोबस्त हो। तो ये बिल्कुल सही मांग है और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से ये होना चाहिए। तो भाजपा विधायक और मंत्री के पटना में रामकृष्ण भवन के निर्माण की मांग पर जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने चुटकी ली है। अंजुमन इस्लामिया में मुस्लिम नन मुस्लिम का पहले भी कोई कैद नहीं होता था। शादी में, फंक्शन में, सम्मेलन में, राजनीतिक सम्मेलन, सामाजिक सम्मेलन, एजुकेशनल सम्मेलन, सभी समुदाय, सभी धर्म, सभी संगठन के लोग करते थे। और हमें खूब याद है कि बिहार सरकार के माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी और वर्तमान में उद्योग मंत्री भाई शाहनवाज हुसैन साहब की
भारतीय जनता पार्टी की इफ्तार पार्टी अक्सर उसी अंजुमन इस्लामिया हॉल में होती थी, तो हम तो कहेंगे थोड़ा और भी सहयोग कर दीजिए अपने मंत्रालय से, ताकि और थोड़ा भव्य हो जाए, ताकि आप भी बैठेंगे तो आप भी गर्व से कहेंगे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लालू परिवार में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव तारापुर उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार के समर्थन में प्रचार करने वाले हैं। दरअसल बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इन 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तेज प्रताप यादव का नाम गायब है, जिसके बाद तेज प्रताप के संगठन छात्र जनशक्ति परिषद ने तारापुर उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतार दिया। निर्दलीय उम्मीदवार संजय कुमार के लिए तेज प्रताप यादव प्रचार भी करने वाले हैं। संजय कुमार छात्र जनशक्ति परिषद के पदाधिकारी भी हैं। तारापुर से आरजेडी ने अरुण कुमार साह को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरा उद्देश्य है, अगर विधानसभा में दस्तक रखेंगे तो सुल्तानगंज घाट से हलमना डैम तक नहर का पानी, गंगा का पानी वहाँ ले जाएंगे और किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे आने वाला समय। मेरा मेन उद्देश्य है। अभी खुद बोले हुए हैं। क्या बोले वो? समर्थन है, कोई दिक्कत नहीं। लालू प्रसाद के परिवार से समर्थन है। आएंगे प्रचार में? निश्चित घर घर जाएंगे आपके लिए वोट मांगने? निश्चित जाएंगे। तो तारापुर उपचुनाव में आरजेडी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी को तेज प्रताप के समर्थन को लेकर अब सियासत बेहद तेज हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू ने कहा है कि आरजेडी अब बिखरने की कगार पर है। वहीं कांग्रेस ने भी आरजेडी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आरजेडी ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर जाए, लेकिन उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर जीत सिर्फ आरजेडी की ही होगी। तो वही है कि जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तो तेज प्रताप जी ने, चूंकि उनका एक अपना संगठन है, युवाओं का संगठन है, और उन्होंने तो कैंडिडेट भी उतार दिया है तारापुर में। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय जनता दल आपसी कलह से, पारिवारिक कलह से ही ये बिखर जाएगी और पूरी तरह से ये दिख रहा है। तो यह भी बात सामने आ रही है कि उनके संगठन के द्वारा तारापुर में उम्मीदवार भी दिया जा रहा है। मतलब साफ है, जिस तरह से पहले के जमाने में राजा महाराजा के परिवार में एक भाई जब आगे बढ़ता था तो बाकी भाइयों का कत्ल करना पड़ता था, ठीक उसी तरह से कोशिश हो रही है तेज प्रताप यादव जी के राजनीतिक कत्ल करने की, ताकि तेजस्वी यादव जी अकेले आगे तक पहुंच जाए। देखिए, हमारे प्रभारी महासचिव भक्त चरण दास जी ने एक रास्ता दिखाया है राष्ट्रीय जनता दल को। अगर राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि एनडीए को हराना है तो फिर एकजुट होना पड़ेगा, और कांग्रेस ने रास्ता दिखा दिया। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल ही ये चाहता हो कि गठबंधन ना रहे, वो दल ही ये चाहता हो कि उसे भाजपा और जदयू को मदद पहुंचानी है, तो फिर हम उसके इस अभियान में शामिल नहीं हो सकते ना। चाहे जितना हमारे विरोधी एनडीए के लोग जोर लगा लें, सबसे आगे होगा आरजेडी। इसलिए जो भी लोग उम्मीदवार उतार रहे हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। उम्मीदवार सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, लड़ना भी चाहिए, लेकिन जनता तय करती है कि वो किसे जिताएगी। इसलिए दोनों सीटों पर जनता ने तय कर लिया है कि आरजेडी की जीत होगी। तेजस्वी यादव जी की ताकत को जनता बढ़ाएगी। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को यह सोचना चाहिए कि कहीं आरजेडी में फूट तो नहीं पड़ रही है। अब ये देखिए, पारिवारिक मामला है। आदरणीय लालू जी यादव जी के वो बड़े बेटे हैं और आदरणीय तेजस्वी जी छोटे बेटे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी जी हैं। और अगर आदरणीय तेज प्रताप जी ने बोला है, ये तो उनको तय करना है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, कि राजद में क्या फूट हो रहा है। अगर लालू जी का 2 बेटा एक निर्दलीय को सपोर्ट करे और राजद का कैंडिडेट वहां मौजूद है, तो ये तो वो लोग जवाब देंगे, बेहतर होगा। भागलपुर जिले के जगदीशपुर के वादी सैदपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की श्रीनगर में आतंकियों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद श्रीनगर में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मामले में भागलपुर डीएम ने कहा है कि परिजनों की सहमति के बाद
श्रीनगर में अंतिम संस्कार किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से 2 लाख, श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 1 लाख और पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपए आर्थिक सहायता की जा रही है। इसके अलावा लक्ष्मीबाई पारिवारिक पेंशन योजना के तहत मृतक की पत्नी को हर महीने पेंशन देने को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, उसमें परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो वहीं श्रीनगर में करेंगे। और इसमें आपको पता है कि सरकार ने घोषणा भी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत कोष से 2 लाख रुपए का अनुदान दिया है। इसके अतिरिक्त श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 1 लाख रुपए का हम लोग और जो है उनको अनुदान देंगे। 20,000 रुपये का पारिवारिक लाभ का चेक ऑलरेडी उनको दिया जा चुका है। और जो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जिसमें कि उनकी पत्नी है, उनको प्रतिमाह पेंशन मिलेगा, उसके भी आवेदन की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। तो सारा प्रयास हम लोग कर रहे हैं और आगे भी जो हम लोगों की तरफ से सहायता होगी वो हम लोग करेंगे। तो भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत सेन का स्टेटमेंट आपने सुना। वहीं वीरेंद्र पासवान की पत्नी का कहना है कि वो अपने पति के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करना चाहती थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। साथ ही डीएम पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया है। अपने बोल कि हमारा पति के वहाँ अंतिम संस्कार हमें यहाँ बोल कि यहाँ अपना घर पर अंतिम संस्कार होते, कोई पूछलो नहीं हमरा। और हम कहाँ केकरो बोल कोई नहीं अलो जे, नहीं पूछल जे, नहीं कोई हमरा मदद करे ला आबि रहल जे। पति हमरा वहाँ खत्म हो गए, हम देखा नहीं पारिए। यहाँ वहाँ से बोल कि यहाँ पहुँचेते तो नहीं हमरा पहुँचेलकै, नहीं हम देखा पारि। अब कहाँ हम अपना पति के देखबै। और डीएम साहब जो कह रहे हैं कि वो आप लोग कहे कि वहीं नहीं, हमरा केकरो नहीं बोल, नहीं कोई पूछे ले लो हमरा। तो डीएम साहब झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ तो बोलिए, हमरा पूछे ले लो डीएम साहब। नहीं हम बात कर ले, नहीं अलो हमरा घर पर। तो वीरेंद्र पासवान की पत्नी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हमसे किसी अधिकारी ने संपर्क नहीं किया, किसी ने मिलने की जरूरत नहीं समझी, किसी ने आश्वासन नहीं दिया। और इस वक्त जो डीएम साहब जवाब दे रहे हैं वो सरासर झूठ है, क्योंकि वो अपने पति को अंतिम वक्त में देखना चाहती थी। उनकी इच्छा थी देखने की, लेकिन ये मजबूरी रही, आर्थिक विवशता रही कि किसी ने जब सहायता नहीं की तो मजबूरन श्रीनगर में ही अंतिम संस्कार किया गया। श्रीनगर में आतंकी हमले में मारे गए भागलपुर के वीरेंद्र पासवान के पीड़ित परिवार को अब मदद की दरकार है। बेहद गरीब वीरेंद्र के परिवार को आर्थिक मदद का इंतजार है। यदि आप वीरेंद्र के परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते हैं तो इस बैंक अकाउंट के जरिए आप उनकी मदद कर सकते हैं, मदद पहुंचा सकते हैं। वीरेंद्र की पत्नी का बैंक अकाउंट नंबर है 430357722466। बैंक ऑफ इंडिया की जगदीशपुर शाखा के इसी अकाउंट नंबर के जरिए आप वीरेंद्र के परिवार को अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से आ रही है, जहां पर कल पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ था। यहां पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चूंकि मतदान को गुप्त रखा जाता है, लिहाजा मतदान केंद्र के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाया जाना पूरी चुनाव व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब मतदान केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे को खोलने के लिए आज एक युवक वहां पर पहुंचता है। लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले किया गया है। मतदान केंद्र के अंदर ईवीएम मशीन के पास सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो मतदान केंद्र के अंदर सीसीटीवी कैमरे के तौर पर लगाई गई और दूसरी तस्वीर जमकर हंगामा करने की। मामला हरदी टेढ़ा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पकड़ी के बूथ संख्या 54 का है। आज सुबह जब एक युवक मतदान केंद्र के अंदर ईवीएम मशीन रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे को खोलने के लिए पहुंचा तो ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि आरोपी युवक ने बताया कि किसी चुनाव अधिकारी ने उसे सीसीटीवी कैमरा मतदान केंद्र के अंदर लगाने के निर्देश दिए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो कमरे में दरवाजे के पीछे सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था, जिसके बाद वहां लोगों का गुस्सा भड़क उठता है
इस घटना से अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। घटना पर सेक्टर मजिस्ट्रेट ने यह कहा है कि ईवीएम रूम में कैमरा लगाना नियम के विरुद्ध है। मैंने इसकी जैसे मुझे जानकारी मिली, मैं वहाँ के पीसीसीबी से इसकी जानकारी लिया। पीसीसीबी द्वारा मुझे बताया गया कि जी एक व्यक्ति द्वारा पटना द्वारा आए हुए थे, उन्होंने बोला कि मुझे सीसीटीवी कैमरा बूथ के अंदर लगाना है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि बूथ के अंदर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आए थे तो इसकी सूचना आपने अपने वरीय पदाधिकारी को क्यों नहीं दी? उन्होंने ये कहा कि मैं दिमाग पर से भूल गया था, मुझे याद नहीं थी। तो मैंने ये चीज़ कहा कि ये नियम के विरुद्ध आपने काम किया है और इसकी सूचना मैंने अपने वरीय पदाधिकारी बीडीओ साहब को भी इसकी सूचना मैंने तुरंत दी। तो उन्होंने कहा कि उस रूम को नहीं खुलवाया जाए और उस व्यक्ति को थाना में ले आकर सुपुर्द किया जाए। कैसे लगा? हम गौतम भैया मतलब इलेक्शन विभाग के कोई पदाधिकारी हमको बोले हैं कैमरा लगाने के लिए। अच्छा। अंदर में और एक बाहर में। अच्छा। जो बाहर का कैमरा खराब था, अंदर का कैमरा चालू था तो हम अंदर लगा दिए। नहीं, ईवीएम मशीन के साइड में लगाए हम। अच्छा। वहाँ से मैंने ऑर्डर हुआ था लगाने का। जी। कौन स्कूल में लगाया हो? शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मां के चंद्रघंटा स्वरूप की आज पूजा की जा रही है। मां दुर्गा का चंद्रघंटा स्वरूप शांतिमय और कल्याणकारी है। तो शारदीय नवरात्र के आज तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी कि चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जा रही है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है और इसीलिए इन्हें मां चंद्रघंटा कहा जाता है। मां की आराधना को लेकर श्रद्धालु मंदिरों में उमड़ रहे हैं। हम आपको 6 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। पटना, रांची, मधुबनी, बाढ़, नवादा और रामगढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर अहले सुबह से मां के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना में भक्त लीन नजर आ रहे हैं। पूजा अर्चना का दौर लगातार चलता हुआ। ये मान्यता है कि मां की आराधना से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन पटना के नौलखा दुर्गा मंदिर में एक साधक इस साल 21 कलश को अपने सीने पर रखकर आराधना कर रहे हैं, जो लोगों के लिए इस वक्त कौतूहल का विषय बना हुआ है। साधक बाबा नागेश्वर का कहना है कि मां के जगत कल्याण और कोरोना के नाश के लिए उन्होंने मन्नत मांगी है। बाबा नागेश्वर की अनूठी साधना के बारे में बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। इस वक्त हम सचिवालय के पास स्थित दुर्गा मंदिर में हैं और यहाँ पर देखिए जो साधक हैं उन्होंने कितना कठिन तप किया है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। किस कदर जो साधक हैं वो उन्होंने यहाँ पर इतनी भारी संख्या में कलश जो है उसको अपने ऊपर रखा है। एक कठिन तपस्या है और पिछले कई सालों से ये करते आए। हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। बाबा, ये आप कब से करते आ रहे हैं? ये पिछले 25 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ। इस बार 25वां साल है। नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास। मेरा उपदेश है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे विश्व को कल्याण हो। और इस घड़ी तो हमारे देश में नया बीमारी फैले हुए है, कोरोना महामारी। मैं उसके भी तरफ से माँ से विनती करता हूँ, हे माँ, हमारे देश से ये कोरोना महामारी भी दूर भाग जाए। जय माता जी। बिल्कुल जन कल्याण की भावना से देखिए एक बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि कोरोना जो महामारी है उसके खात्मे के लिए ये माँ से आराधना कर रहे हैं और एक कठिन तप, निश्चित तौर पर जन कल्याण की भावना से इस तरह का अगर तप किया जाता है तो यह फलीभूत भी होगा। इसके पीछे भावना क्या होती है आप लोगों की? इनकी भावना होती है कि विश्व की शांति हो, हमारे देश के जितने भी प्रजा लोग हैं सब शांति से रहें, सुख शांति से रहें
उनकी जो भी कष्ट हो दूर हो। और बताया इन्होंने कि माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वह शांतिदायक है, सुखदायक है और आज पूरे भारतवर्ष में सभी श्रद्धालु माँ चंद्रघंटा की आराधना में लीन है। और हम भी यही कामना करते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा हम इस मकसद से करें कि जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, क्योंकि माँ ममतामयी हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।